हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं हूं ईश्वर सोलंकी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक साइंस का नया टॉपिक, जिसे हम 3 स्टेप में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम साइंस के बारे में साइंस को 3 स्टेप में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम आज लेके आए हैं वो आपके लिए फिजिक्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोलॉजी और सबसे एंड में हम केमिस्ट्री को टच करने के लिए पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स की जनरल डेफिनेशन के लिए मैं आपको एक स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। स्टोरी ये है कि सीता और गीता एक चेस खेल रही है। चेस यानी शतरंज, इसमें 8 to 8 होता है, आप यही मानिएगा। चेस मतलब सीता और गीता ये दोनों चेस खेल रही हैं। पास में एक लड़की और बैठी है जिसका नाम है बबीता। ये लड़की इन दोनों को चेस खेलते हुए ऑब्जर्व कर रही है, इन दोनों को चेस खेलते हुए बार बार देख रही है। और बबीता की माँ घर पे बैठी है, बहुत परेशान है कि मेरी बेटी पढ़ नहीं रही है, बहुत इसको भी काफ़ी चिंता है। ये बबीता क्या कर रही है, इसको चेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बबीता ये कर रही है कि जैसे जैसे गीता और सीता, यहाँ पे जो चेस के सारे प्यादे हैं वो भरे हुए हैं, बबीता अब क्या कर रही है कि जो जो गीता और सीता जो जो दांव खेल रहे हैं, जो जो आगे प्रोसेस कर रहे हैं, ये बबीता उनको ऑब्ज़र्व कर रही है। और जैसे जैसे ऑब्ज़र्व कर रही है वो एक कॉल घुमाती है मम्मी को कि मम्मी, सीता ने ये दांव खेला, इसमें एक ऊँट है जो तिरछा चलता है। उसने अपनी मम्मी को बताया। अगली बात ये बताई कि जैसे गीता ने हाथी चला, एक प्यादा हाथी भी होता है, एक हाथी चला तो वो एकदम स्ट्रेट चलता है। तो बबीता ने कॉल करके मम्मी को बताया कि मम्मी, एक और चाल है, इस शतरंज में एक हाथी भी होता है जो एकदम स्ट्रेट चलता है। ठीक है। फिर अगले दांव जब सीता ने खेला तो उसने रानी चली। रानी किसी भी डायरेक्शन में चल सकती है। फिर बबीता ने अपनी मम्मी को बताया। फिर गीता ने किंग चला, राजा चला, तो वो सिर्फ एक स्टेप चलता है, किसी भी डायरेक्शन में सिर्फ एक स्टेप। ये भी बबीता ने अपनी मम्मी को बताया। कहने का मतलब है, अब ये देखिए, जो एक्चुअल ये जो चेस बोर्ड है, जो ये शतरंज का बोर्ड है, ये है फिजिकल वर्ल्ड। जो हमारे चारों ओर का जो संसार है, जो चारों ओर का वातावरण है, जो पूरी दुनिया है, यह है फिजिकल वर्ल्ड। अब आप खुद देख सकते हैं कि इस फिजिकल वर्ल्ड में सब प्यादों को चलने के लिए किसी न किसी कोई ना कोई लॉ है। हाथी है वो सिर्फ स्ट्रेट चल सकता है, जो ऊंट है वो सिर्फ तिरछा, जो क्वीन है, जो रानी है, वो किसी भी डायरेक्शन में चल सकती है, जो किंग है वो सिर्फ एक स्टेप। ठीक उसी प्रकार हमारे आसपास के इस फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारे नियम है, बहुत सारे सिद्धांत हैं। उन सारे सिद्धांतों को हम किस में पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान में। और इन सारे सिद्धांतों को जब मैं विवरण दूंगा, इसका विस्तृत करूंगा, तो कुछ लैंग्वेज मेरे को एक चाहिए होगी, एक भाषा की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और उस भाषा को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियाँ क्या है कि हमारे आसपास के पर्यावरण में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, उन प्रक्रियाओं में जो नियम छुपे हुए हैं, जो सिद्धांत उन पे लागू हो रहे हैं, उन सब को विस्तृत रूप से जानने के लिए जिन पदों का यूज़ करते हैं, जिस भाषा का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक राशियाँ। ठीक है। इन भौतिक राशियों को किसी न किसी चीज़ से मापा जाता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। पहले समझते हैं, सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले समझते हैं भौतिक विज्ञान को। ओके, ये आपको समझ में आ गया? ये बेसिकली कुछ नहीं था, फिजिकल को समझाने के लिए एक तरीका था। ठीक है, फिजिक्स को समझाने का तरीका था। अब भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन पढ़ाते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है
कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति में होने वाली विविध भौतिक घटनाओं की व्याख्या कुछ सिद्धांतों व नियमों से करते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिससे प्रकृति में होने वाली सभी प्रकार की क्रियाएं, सभी प्रकार की प्रक्रियाएं, सभी प्रोसेसेस की विस्तृत व्याख्या हम कुछ सिद्धांत और कुछ नियमों से करते हैं। ठीक है, कुछ पिक्चर्स मैं आपके लिए लाया हूँ, वो समझाने में मदद करेंगे कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है। ये देखिए, यहाँ पे न्यूटन साहब क्या कर रहे हैं, कोई पोगो की बुक है वो पढ़ रहे हैं और ऊपर से एप्पल नीचे गिर रहे हैं। तो ये जो गिरना है, जो भी वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं नीचे क्यों आती है, किसके अंदर आती है? फिजिक्स। हमारे आसपास की सारी विविध प्रकार की क्रियाएं हैं ना, विविध भौतिक घटनाएं। ठीक है, एक घटना ये होगी, आपके घर पे टेलीविज़न लगा है, उसके टेलीविज़न को कनेक्ट करने के लिए, टेलीविज़न को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए आपके घर की छत पे एक डिश लगा है। उस डिश में किस प्रकार से रेडिएशन आती है, किस प्रकार से विकिरण इस डिश में आती है ताकि आपके टेलीविज़न पर बाहरी दुनिया की सारी खबरें दिखती हैं, ये भी भौतिक विज्ञान में आता है। एक और पिक्चर है जिसमें एक इंसान ध्वनि सुन रहा है, ये ध्वनि हमें किस प्रकार से सुनाई देती है, ये भी भौतिक विज्ञान है। कहने का मतलब है कि सभी प्रकार की भौतिक घटनाएं, विविध प्रकार की भौतिक घटनाएं जिनकी व्याख्या हम कुछ सिद्धांत और नियमों से करते हैं, क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान। एक और है कि जो छोटी नाव है, बड़ी नाव है, वो किस प्रकार पानी में चलती है, इसकी व्याख्या भी कुछ सिद्धांत और नियमों से करते हैं। इसकी सबकी चर्चा हम स्टेप बाय स्टेप आगे करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मात्रक। मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी भौतिक राशियां हैं, इन सिद्धांतों को और नियमों को व्याख्यात करने के लिए जिन भौतिक राशियों का यूज़ करते हैं, उन भौतिक राशियों को मापने के लिए एक कोई ना कोई एक इकाई चाहिए, और उस इकाई को क्या बोलते हैं? मात्रक। मात्रक क्या है? किसी पदार्थ को मापने की इकाई। किसी भी पदार्थ, जैसे यहाँ पे कुछ पिक्चर हैं, एक बाल्टी भरी हुई है, ये बाल्टी पूरी भरी हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बाल्टी में कितना पानी है, तो आपने उत्तर दिया 20 लीटर। 20 तो वैल्यू है, 20 नंबर है, लेकिन लीटर क्या है? आपने उसको किस में मापा? आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस बाल्टी में सिर्फ 20 है। 20 क्या? मिलीलीटर, लीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक एग्जैक्ट माप क्या है? हमने इसको, इस बाल्टी में जो पानी है, इसको किस में मापा? लीटर में। तो लीटर क्या हो गया? एक मात्रक हो गया। दूसरी पिक्चर में आपको एक रॉकेट उड़ता हुआ दिख रहा है। ये रॉकेट किस स्पीड से अंतरिक्ष में जा रहा है, किस वेग से? तो इसका वेग, इसकी स्पीड मापने के लिए हम एक मात्रक का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बोल दिया कि ये 300 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 300 मीटर जा रहा है ऊपर की ओर। तो ये यहाँ पे जो मीटर पर सेकंड है, जो मीटर प्रति सेकंड का मतलब है कि एक सेकंड में कितने मीटर ऊपर जाएगा। तो ये क्या है? मात्रक है। नेक्स्ट आते हैं कि ये देखो, कुछ हमारे दोस्त हैं सो भाग रहे हैं, इनमें से एक फर्स्ट भी आ गया है, वेल डन। अब ये भाग तीनों रहे हैं, तो ये तीनों कौन सी स्पीड से भाग रहे हैं? हम ना अक्सर जानते हैं कि जब भी एथलीट के मैच होते हैं तो एक टाइम पीरियड बताया जाता है कि 100 मीटर की रेस को 20 सेकंड में, 25 सेकंड में पूरा किया गया। हाँ, तो ये जो टाइम है, ये जिस स्पीड से इन्होंने रेस पूरी की है, इन सब को मापने के लिए किसी न किसी एक मात्रक का यूज़ करते हैं। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड में जितने भी प्रोसेस हैं, उन सब प्रोसेस को अध्ययन करने के लिए, उन सब प्रोसेस की विस्तृत व्याख्या करने के लिए हमें कुछ सिद्धांत और नियमों की ज़रूरत पड़ती है। और उन नियमों की जब व्याख्या करते हैं तो भौतिक राशियों के माध्यम से उनकी व्याख्या करते हैं। और भौतिक राशियों के लिए, भौतिक राशियों को मापने के लिए हम मात्रक का यूज़ करते हैं। मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि को मापने की इकाई, किसी पदार्थ को मापने की इकाई। ठीक है, यहाँ तक सब ओके। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मात्रक।
मात्रक हमने पढ़ लिया, भौतिक राशियाँ हमें समझ आ गई कि भौतिक राशियाँ की डेफिनेशन क्या है, भौतिक राशि क्या है। उसके बाद हमने समझा मात्रक क्या है। अब हम मात्रक के प्रकार पढ़ते हैं कि मात्रक हमने पढ़ लिया कि किसी पदार्थ को मापने की इकाइयाँ हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक है मूल मात्रक और एक है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वो मात्रक है जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। किसी भी अन्य मानक या राशियों पर निर्भर नहीं। क्या लिखा मैंने? मूल मात्रक जो किसी भी अन्य मानक या फिर अन्य राशियों पर निर्भर नहीं, ये अपने आप में स्वतंत्र है। ये अपने आप में स्वतंत्र है। उदाहरण के लिए मैं ले लाऊं, मैंने ली लंबाई। लंबाई को आपने मापा मीटर में, लंबाई का मात्रक है मीटर। अब आप बताइए, मीटर किसी अन्य राशि पर निर्भर है क्या? मीटर सिर्फ एक अपने आप में स्वतंत्र राशि है, एक स्वतंत्र मात्रक है। इस लंबाई ये जो भौतिक राशि है, लंबाई एक भौतिक राशि है और इसका मात्रक क्या है? मीटर, जो अपने आप में स्वतंत्र है। ये किसी भी अन्य मात्रक पर, किसी भी अन्य राशि के मात्रक पर निर्भर नहीं है। मैंने ले लिया द्रव्यमान। द्रव्यमान एक भौतिक राशि है। अब इस द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। इस द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम और अब ये किलोग्राम किसी भी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं है। ठीक है, ये समझ आ गई मूल मात्रक कि किसी भी अन्य मानक या राशियों पर निर्भर नहीं करती और ये अपने आप में स्वतंत्र होती है। जैसे एग्जाम्पल लंबाई, द्रव्यमान, आप समय ले लो, समय का मात्रक है सेकंड, ये भी किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता। ये समझ आ गई मूल मात्रक किसी भी अन्य मानक राशियों पर निर्भर नहीं करता, ये अपने आप में स्वतंत्र होता है। एग्जाम्पल के लंबाई, द्रव्यमान, समय। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेरिवेटिव यूनिट्स। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक बिल्कुल इसका उल्टा है। ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती है, जबकि ये मूल मात्रकों पर निर्भर करती है। ये दो या दो से अधिक मूल मात्रकों पर निर्भर करती है। क्या लिखा है कि व्युत्पन्न मात्रक ये दो या दो से अधिक मूल मात्रकों पर निर्भर करता है। जो व्युत्पन्न मात्रक है वो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों पर निर्भर करेगा। मूल मात्रक कौन से हैं? मीटर है, किलोग्राम, सेकंड, विद्युत धारा का और हो गया एम्पियर, पदार्थ की मात्रा को मोल में लेते हैं वो भी मूल मात्रक है। तो व्युत्पन्न मात्रक में क्या हो गया कि ये दो या दो से अधिक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम समझेंगे कि चाल, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय को मात्रक में कैसे लिखेंगे? दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। अब ये देखिए, चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ देखिए मात्रक है मीटर भी और सेकंड भी, मीटर सेकंड। तो क्या लिखा था? ये दो से अधिक या दो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। तो चाल देखो दो मूल मात्रकों पर निर्भर कर रही है। अगर इन मात्रकों को छुपा दे
इन मात्रकों को छुपा दे तो व्युत्पन्न मात्रक चाल का उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए ये दो मूल मात्रकों पर निर्भर करती है। चाल के अलावा वेग ले लें, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन का भी मात्रक क्या है? मीटर, और समय का भी सेकंड, तो वो भी क्या है? एक व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब आगे बढ़ें। मात्रक समझ आ गया, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक किसी भी अन्य मानक राशियों पर निर्भर नहीं है और वो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल आपने देख लिए। अब इससे आगे बढ़ें। अब मैंने कहा था कि मूल मात्रक, कुछ मूल मात्रक है जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करते, वो कौन कौन से हैं? तो 7 मूल मात्रक हैं। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक दिए गए हैं जो किसी भी अन्य मानक पर निर्भर नहीं करते हैं। पहला है लंबाई, जो मैंने आपको उदाहरण में बता दिया। लंबाई का मात्रक मीटर और प्रतीक क्या लिखते हैं? स्मॉल m। दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, प्रतीक क्या लिखते हैं? kg। तीसरा है समय, मात्रक सेकंड, प्रतीक क्या लिखते हैं? s। चौथा है विद्युत धारा, विद्युत धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में, और क्या लिखते हैं? कैपिटल A। और पांचवा है टेम्परेचर, ताप, इसको मापते हैं केल्विन में, और इसका जो प्रतीक है वो है K। छठा है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का एक और नाम है प्रकाश मिति। प्रकाश मिति भी अगर यहाँ लिखा हुआ होता तो सही होता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और इसको लिखते हैं CDC। और जो लास्ट है 7वां मूल मात्रक जो किसी भी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, वो है पदार्थ की मात्रा, जिसको किस में मापते हैं? मोल में, यानी इसका मात्रक क्या है? मोल, और इसको क्या लिखते हैं? MOL में। इसको एक बार बिल्कुल ध्यान से देखिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सारे मूल मात्रक हैं। और ये राशियाँ, ये मूल राशियाँ हैं, और ये सारे इसके मूल मात्रक है जो किसी भी अन्य मानक पर, किसी अन्य भौतिक राशि के मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो 7 है, ये 7 मूल राशियां हैं। ये वाली भौतिक राशि, ये सारी मूल राशियां और ये मूल मात्रक। ओके, आगे बढ़े। मूल मात्रक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक, मूल राशियां पढ़ ली, उनके मूल मात्रक पढ़ लिए। अब हम सेकंड पढ़ते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक में देखिए, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? डेफिनेशन आपको याद होगी। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, हम इसको पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं। पॉइंट वाइज का मतलब है कि जो आपके एग्जाम में आते हैं वो बहुत एक लिमिटेशन मात्रक आते हैं, बहुत एक सीमा में आते हैं, ज़्यादातर सब कुछ नहीं आता। तो जो मोस्टली आते हैं वो गति से संबंधित मात्रक, गति से संबंधित। अब यहाँ पे मैंने कुछ ये 2 मूल मात्रक हैं। आपको पता है कि दूरी का मात्रक मीटर और विस्थापन का मात्रक आल्सो मीटर, इसका भी मीटर। ये दोनों मूल मात्रक हैं क्योंकि इन दोनों को लंबाई में मापते हैं। किसी ने कितनी दूरी तय की उसको भी मीटर में मापते हैं। किसका कितना विस्थापन हुआ, यहाँ से कोई व्यक्ति सड़क के कहाँ पे गया उसको भी मीटर में मापते हैं। लेकिन ये सारी हैं, ये सारी व्युत्पन्न, ये सारी व्युत्पन्न राशियां हैं और इनके जो मात्रक हैं वो क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक। दूरी का मात्रक हो गया मीटर, विस्थापन को भी किस में मापते हैं? मीटर में। चाल, चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय, तो मात्रक क्या हो गया इसका? दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में, और समय को सेकंड में। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी को हमने मापा मीटर में और समय को मापा सेकंड में, तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। वेग, वेग होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, ये बटा का निशान है। ठीक है, विस्थापन बटा समय।
तो विस्थापन को भी किस में मापते हैं? मीटर में। हमने जस्ट ऊपर बात करी है, विस्थापन को किस में मापते हैं? मीटर में, और समय को सेकंड में। तो इसका भी मात्रक क्या हुआ? मीटर प्रति सेकंड। चौथा है त्वरण। त्वरण होता है वेग बटा समय, वेग बटा, आप सब क्रॉस चेक करते जाइए। चाल है, देखो 2 मूल मात्रकों पर निर्भर करता है। वेग है, 2 मूल मात्रकों पर निर्भर कर रहा है। त्वरण है, ये भी आगे निर्भर करेगा। वेग का मात्रक हमें पता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और एक और सेकंड पहले से था, समय का मात्रक सेकंड पहले से था, तो क्या हो गया? सेकंड और आ गया। तो मूल जो मात्रक होगा वो क्या निकलेगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 2 सेकंड है ना, तो सेकंड स्क्वायर हो गया, सेकंड का वर्ग हो गया। ठीक है। जो लास्ट है संवेग, इसका थोड़ा सा अलग है। संवेग का फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता, संवेग के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसका जो सूत्र है मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि बल बराबर संवेग बटा समय, ये फॉर्मूला होता है। बल बराबर संवेग बटा समय, इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए सिर्फ मात्रक लिखने के लिए मैं इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। संवेग बटा समय, तो संवेग बराबर क्या हो गया? ये बराबर किस तरफ आ गया? गुणा में। तो बल गुणा बल गुणा समय। बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? बल का फॉर्मूला आप लिखेंगे तो द्रव्यमान गुणा त्वरण, और एक इंटू में और है समय। देखो इसको आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं है। बल बराबर संवेग बटा समय, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? हम इसको आगे स्टडी करेंगे, जब संवेग और बल का टॉपिक आएगा तब हम इसको अध्ययन किया जाएगा। संवेग तो समय इस तरफ चला गया, संवेग बराबर बल गुणा समय। अब इसको आगे, अब समय मूल मात्रक आ गया, लेकिन बल मूल मात्रक नहीं है। तो बल को और सिंप्लीफाई करने के लिए, सरल करने के लिए क्या लिखा? बल का सूत्र लिख दिया, द्रव्यमान गुणा त्वरण, और ये समय पहले से था तो द्रव्यमान गुणा समय। अब देखिए, द्रव्यमान मूल मात्रक है, क्या मूल मात्रक है द्रव्यमान का? किलोग्राम। ठीक है, गुणा फिर लिखा है त्वरण। त्वरण का मूल मात्रक हमने लिखा है, सॉरी व्युत्पन्न मात्रक। त्वरण एक मूल मात्रक नहीं है, इसका व्युत्पन्न मात्रक है। तो ये इसका व्युत्पन्न मात्रक हो गया, क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान का निकल गया मात्रक, त्वरण का मात्रक आ गया। अब रहा एक समय, तो समय का मात्रक सेकंड। किलोग्राम गुणा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर गुणा सेकंड। अब 1 सेकंड से 1 सेकंड कटेगा, अंत में क्या बचा? किलोग्राम गुणा मीटर। 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया, 1 सेकंड से 1 सेकंड कहिए तो शहीद हो गया, पीछे क्या बचा? सिर्फ सेकंड। तो संवेग का मात्रक क्या निकल के आया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब ये का ये यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। देखिए आ गया संवेग का। बल बराबर संवेग गुणा समय। संवेग को डिफाइन करने के लिए समय को हम इस तरफ ले गए, तो बल गुणा समय। बल को और सरल बनाने के लिए इसका फॉर्मूला लिख दिया, द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसको भी आगे हम पढ़ेंगे कि बल का फॉर्मूला द्रव्यमान गुणा त्वरण कैसे आया। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा समय। तो सबका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, सबका मात्रक लिखा, और जब सब मात्रकों को हमने सरल किया तो लास्ट में क्या मात्रक निकला? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और यही किसका मात्रक है? संवेग का। ये सारे समझ आ गए, ये सारे गति से हैं।
दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, संवेग। जब एक कोई भी वस्तु गति करती है तो वो दूरी भी तय करती है, और दूरी और विस्थापन में जो अंतर है उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो दूरी, विस्थापन भी तय करती है। जब कोई वस्तु गति करती है तो उसकी एक चाल होती है, वेग, और वो एक त्वरण से गति करती है, और उसका एक संवेग भी होता है। ठीक है, तो गति से संबंधित सारे मात्रकों की जो भौतिक राशियों का मात्रक है वो हमने लिख दी हैं। दूरी का मीटर, विस्थापन का मीटर, चाल का मीटर प्रति सेकंड, वेग का मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, और संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगले मात्रकों की तरफ बढ़ते हैं। ये किससे संबंधित है? बल से संबंधित मात्रक है। बल से संबंधित मात्रक, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, इमेजिन कीजिए ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पे मैं इस ओर से F बल लगा रहा हूँ, तो इस बल के कारण बहुत सारी भौतिक राशियाँ यहाँ उत्पन्न होगी। इस बल लगाया, बल के कारण इस वस्तु पर दाब भी लगेगा, और बल लगाऊंगा तो मेरे द्वारा कुछ कार्य भी होगा, कुछ ऊर्जा भी खर्च होगी, और मेरे द्वारा कुछ शक्ति भी इस पिंड पर लगेगी। ओके, तो बल से संबंधित मात्रक लिखना स्टार्ट करें। बल, मैंने अभी यहाँ पे फॉर्मूला बताया आपको कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। आप देख सकते हैं पीछे, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, और द्रव्यमान गुणा त्वरण का कितना मात्रक आया था? ये वाला, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अब ज़्यादा बिना सॉल्व किए डायरेक्ट लिख लूँ कि बल का क्या मात्रक है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर वो का वो मैं यहाँ लिखूँ, बल का मात्रक ये है, लेकिन इस पूरे को कहने की बजाय इस पूरे को एक नाम दिया गया है। इस पूरे को एक नाम से परिभाषित करते हैं, जिसे कहते हैं न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर सिर्फ ये 1 किलोग्राम 1 मीटर और 1 का सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बल का मात्रक न्यूटन। अब जहाँ जहाँ आप बल लिखेंगे उसके पीछे मात्रक के रूप में ये नहीं लिखेंगे, उसके पीछे मात्रक में क्या लिखेंगे? न्यूटन। जैसे मैंने इस पिंड पर F बल कार्य किया है, F बल में माना कि मैंने F का मान 5 है, तो 5 के पीछे जब मात्रक लगाऊंगा तो ये वाला नहीं लगाऊंगा, 5 के पीछे मात्रक लगाऊंगा ये वाला। क्या लगाऊंगा? न्यूटन। 5 न्यूटन। मैंने इस पिंड पर 5 न्यूटन बल किया। क्या मात्रक होगा इसका? न्यूटन, जिसको प्रतीक क्या है? कैपिटल N। भार और द्रव्यमान में हमेशा ही कंट्रोवर्सी रहती है। भार, आप वजन तोलते हैं, आप ये सोचते हैं कि भार का मान केजी में आता है, किलोग्राम में आता है। मेरा भार 10 किलोग्राम है, 25 किलोग्राम है, 30 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है, सिर्फ किलोग्राम में। लेकिन क्या होगा कि भार एक्चुअल में भौतिक विज्ञान में जो भार का मात्रक है वो क्या है? न्यूटन। इसमें किलोग्राम नहीं है। आपके कोई क्वेश्चन भी आ जाएगा कि भार का मात्रक क्या है, तो आप किलोग्राम लिखेंगे तो गलत होगा, लेकिन अगर आप सिलेक्ट करते हैं न्यूटन तो करेक्ट होगा। ठीक है, तो बल का मात्रक भी न्यूटन है और भार का मात्रक भी न्यूटन है। अब आगे आते हैं दाब और प्रतिबल। मैंने ये दोनों एक लाइन में इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन दोनों के मात्रक सेम है, और ये नीचे वाले भी दोनों एक लाइन में इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनके दोनों के मात्रक सेम है। ठीक है, इन दोनों के मात्रक सेम है, लेकिन बल और भार दोनों चीज़ अलग अलग है। दाब और प्रतिबल, इन का मात्रक होता, दाब का मात्रक आपको भी जनरली आपने भी सुना ही होगा, आपको पता है पहले से कि दाब का मात्रक होता है पास्कल, और प्रतिबल का मात्रक भी क्या होता है? पास्कल। दाब और प्रतिबल का मात्रक पास्कल। उसके बाद नेक्स्ट, कार्य और ऊर्जा।
आप किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं, उसके द्वारा विस्थापन होता है और आपके द्वारा कार्य होता है। तो कार्य का मात्रक क्या? जूल। कार्य का मात्रक क्या? जूल। और ऊर्जा का मात्रक भी जूल। लेकिन ऊर्जा का एक और मात्रक होता है, इसको भी याद रखेंगे आप साथ साथ में, वो होता है कैलोरी। कभी कभी ऑप्शन में जूल ना देकर कैलोरी दे दिया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैलोरी हमने पढ़ा ही नहीं है, जबकि ऊर्जा के दोनों मात्रक करेक्ट हैं, जूल भी सही है और कैलोरी भी सही है, राइट। लेकिन कार्य का क्या है? सिर्फ जूल। कार्य का मात्रक ओनली जूल और ऊर्जा का मात्रक जूल और कैलोरी दोनों, राइट। नेक्स्ट पावर, शक्ति। शक्ति की परिभाषा क्या होती है? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर का मतलब क्या लिखेंगे? जब किसी भी वस्तु की, जब किसी भी भौतिक राशि की दर बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है कि बटा में आपको समय तो लगाना ही है। कहने का मतलब है, जब आप वेग बोलते हैं तो विस्थापन की दर, जब आप त्वरण बोलते हैं तो वेग में परिवर्तन की दर, तो क्या लिखते हैं आप? वेग में परिवर्तन की दर क्या लिखते हैं? विस्थापन बटा समय। और त्वरण क्या लिखते हैं? वेग बटा समय। तो जब भी दर लिखते हैं तो बटा में समय आपको लगाना ही है। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या हो गया? कार्य बटा समय। इसका भी हम निकालना चाहें तो बिल्कुल वैसा का वैसा निकलेगा, लेकिन जो इसका मात्रक लिखते हैं वो लिखते हैं वॉट। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं यहां पर, वॉट, ठीक है। जैसे देखो, बल का हमने निकाला किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, लेकिन हमने इसको सामान्य भाषा में मात्रक क्या बोलते हैं? बल का न्यूटन। भार का मात्रक न्यूटन। दाब का मात्रक पास्कल। जबकि निकालना चाहें तो दाब का मात्रक भी उस वर्डिंग में, उस भाषा में निकल सकता है, लेकिन हम जब भी दाब को लिखते हैं तो दाब और प्रतिबल का क्या मात्रक लिखते हैं? पास्कल। और कार्य और ऊर्जा का जूल। ऊर्जा का दोनों मात्रक हैं, जूल भी है और कैलोरी भी है। और शक्ति का मात्रक वाट। अब गाने भी सुने होंगे, कई पिक्चरों में डायलॉग भी सुना होगा कि वाट लगा देंगे। तो वाट मतलब क्या होता है? वो वाट मतलब शक्ति लगा देंगे, शक्ति को माप रहा है वो वाट से, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है? इसको आप अलग ही रखें, ये सिर्फ अंडरस्टैंड समझने के लिए, ओके। मात्रक सिर्फ इस तरफ है। नेक्स्ट और मात्रक पढ़े। तीसरा है विद्युत धारा से संबंधित। अब मैंने कहा था विद्युत धारा, इसको आप छोड़ देना क्योंकि ये मूल मात्रक है। यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये विद्युत धारा से संबंधित है, क्योंकि ये खुद एक विद्युत धारा है, ठीक है। विद्युत धारा से संबंधित ये मूल मात्रक है और ये बाकी के सारे व्युत्पन्न मात्रक। तो विद्युत धारा को जब मूल मात्रक पढ़े तब भी इसकी स्टडी की थी। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ये बिल क्यों लेके आया हूँ, इसका भी काम पड़ेगा आगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और इसका मात्रक लिखते हैं कैपिटल ए। अगर ये रेड कलर नहीं दिख रहा है, अच्छा रेड नहीं दिख रहा है तो ब्लैक भी नहीं दिखेगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं कैपिटल ए, ओके। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, जिसका प्रतीक है कैपिटल ए। दूसरा है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मात्रक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इसका मात्रक होता है कूलाम, ओके। इसका मात्रक क्या है? कूलाम। विभवांतर, इसका मात्रक आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सुना है, लेकिन आपको बहुत कम पता होगा कि वो मात्रक किसका है? विभवांतर का मात्रक है। हम कभी भी लाइट की बात करते हैं, लाइट में हम वोल्टेज की बात करते हैं कि हमारे घर पे कितनी वोल्टेज की लाइट आती है, तब हमें ये पता नहीं होता कि ये मात्रक विभवांतर का है। हम जब भी वोल्ट यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है हम विभवांतर को माप दे रहे हैं। तो विभवांतर का मात्रक क्या है? दोनों कलर साथ में आ रहे हैं। विभवांतर का मात्रक
वोल्ट, जिसको कैपिटल V से प्रतीक करते हैं। वोल्ट का प्रतीक क्या है? कैपिटल V। कैपिटल V का मतलब जब भी हम लिखेंगे कि कितने वोल्टेज की लाइट आती है तो क्या लिखेंगे? 220 वोल्ट, 110 वोल्ट, 500 वोल्ट। तो ये क्या है? जो ये V भी आपको दिख रहा है, ये क्या है? वोल्ट। ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत आवेश का कूलाम हो गया। विद्युत, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सीरियसली याद कीजिएगा। कूलाम, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। फोर्थ है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक आपने जब 8th 9th में फिजिक्स पढ़ी होगी, भौतिक विज्ञान की जब भी किताब पढ़ी होगी, तो उसमें एक आपने नाम सुना ही होगा, ओम, ओम का नियम। 10th में भी आपने पढ़ी होगी ओम का नियम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। इसको जो प्रतीक होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, आई होप आपने देखा भी होगा। ये वाला मैं नीचे हटा लेता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि नीचे वाला भी इसके साथ ही है। नहीं, सिर्फ ये वाला इसका सिंबल है। ओम को इस तरह से प्रतीकित करते हैं। जो 5वां है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, ठीक है, ये समझ लिया है। इसका कोई मीनिंग नहीं, सिर्फ समझाने के लिए था। और इसका अब आप समझ गए तो इसका कोई नहीं। अगली राशि देखते हैं, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रतिरोधकता। चलो अब जब लिख लिया है तो पूरा ही लिख देते हैं। प्रतिरोधकता, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, एक ऐसा निशान होता है जिसे बोलते हैं रो, और फिर L/A। L है लंबाई और A है एरिया। यहाँ L क्या है? लेंथ, और A क्या है? एरिया। L है लंबाई और A है क्षेत्रफल। ये रो नियतांक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। जितने भी भौतिक विज्ञान में आप नियतांक पढ़ेंगे, कांस्टेंट पढ़ेंगे, वो सब एक स्थिर रहने वाले हैं, उनका कोई मात्रक नहीं होता। तो इसका कोई मात्रक है नहीं। लंबाई का मात्रक क्या है? सॉरी, ये रो इस तरफ है और यहाँ पे R लंबाई बटा क्षेत्रफल। ये रो, ये प्रतिरोधकता का प्रतीक है, इसको बोलते हैं रो। इंग्लिश में लिखे तो RHO, ठीक है, इसको RHO। इसका फॉर्मूला प्रतिरोध गुणा लंबाई बटा क्षेत्रफल। तो प्रतिरोध का आपको पता है, अभी आपने पढ़ा है, क्या है? ओम। और लंबाई का आपको पता है क्या होता है? मीटर। और क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्या होगा? लंबाई का भी मीटर और चौड़ाई का भी मीटर, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर सहित लास्ट में क्या बचा? ये ओम। और ये मीटर जब ऊपर आएगा तो क्या होगा? यहाँ पे जो 1 घात है वो ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम, मीटर, ये जो -1 है इसको बोलते हैं इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स। ठीक है, ये समझ आ गया। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला है रो बराबर R गुणा L बटा A। ठीक है, L लंबाई है, A क्षेत्रफल है, तो लंबाई का मीटर हो गया, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो गया, तो मीटर से मीटर कट गया, लास्ट में क्या बचा? ओम मीटर इनवर्स। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ओम मीटर इनवर्स। तो लास्ट है विद्युत ऊर्जा। अब ये जो मैं आपके लिए बिल लेके आया हूँ, ये किसकी स्टडी करने में काम आएगा? विद्युत ऊर्जा में। लगभग आपके सबके घर में बिल आता होगा, तो बिल में जो आप रीडिंग पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो कुछ रीडिंग लिखी हुई है। अगर आप देख पा रहे हो तो 111, 110, 214, 44, 45 और लास्ट में शायद 85 है। थोड़ा सा जूम है लेकिन शायद 85 है। चलो इससे मतलब नहीं कितना है। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप जब भी घर पे बिल देखते हैं तो आप बोलते हैं कि हमारे 111 यूनिट आ गए, 110 यूनिट आ गए, 214 यूनिट, 44 यूनिट।
तो ये जो यूनिट है ये किसका मात्रक है, आप किसको मेजर कर रहे हैं, आप किसको माप रहे हैं यूनिट बोल के, कि आपके जो यूनिट आया वो किसका मात्रक है, वो मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। एक यूनिट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ है 111 यूनिट। तो यूनिट का मतलब है, यूनिट का मतलब किलो वाट घंटा। क्या लिखा, किलो, के का मतलब किलो वाट और घंटा। एक यूनिट, यूनिट बराबर ये होता है, यूनिट जो आप कह रहे हैं कि यूनिट 111 यूनिट, 110 यूनिट, उस यूनिट का मतलब क्या होता है, किलोवाट घंटा। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, किलो वाट घंटा। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म याद नहीं हो तो आप पूरी लिख सकते हैं, किलोवाट घंटा। ओके, ये मात्रक हो गए। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत आवेश का कूलाम, विभवांतर का वोल्ट और प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोधकता का ओम इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स, विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा। ठीक है, इसे आप ऑब्लिक में लिखना चाहे तो यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, किलोवाट घंटा। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, तब आपको किलोवाट घंटा लिखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, किलोवाट घंटा। तो ये बिल इसीलिए लेके आया था कि आप जो देखते हैं ना, आप घर पे बोलते हैं कि मम्मी हमारे 80 यूनिट आ गए, 100 यूनिट आ गए, तो उस यूनिट का मतलब है कि 100 किलोवाट घंटा, 80 किलोवाट घंटा, 70 यूनिट मतलब 70 किलोवाट घंटा, जो किसको मापती है, विद्युत ऊर्जा। आपने एक महीने में, जब भी आपका अगर एक महीने का बिल आता है, 2 महीने का बिल आता है, तो आपने उस टाइम पीरियड में, उस समयावधि में कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च की, उसको मेजर करता है, उसको मापता है। ठीक है, यहाँ समझ आ गया। आगे बढ़े। चौथा है चुंबकीय गुणों से संबंधित, चुंबकीय गुणों से संबंधित मात्रक। इसके जो मात्रक हैं ये खोज पर हैं, जिसने जिनकी खोज की उसको उसी का मात्रक का नाम दे दिया गया। जैसे 1882 में, 1882 में एक वैज्ञानिक थे, में एक वैज्ञानिक आए, निकोला टेस्ला, जिसने किसकी खोज की, चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबक सबने देखी है, तो उस चुंबक के कारण जो उत्पन्न किया गया चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी खोज निकोला टेस्ला ने की। तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो क्या दे दिया गया, टेस्ला। ओके, क्या दे दिया गया, टेस्ला। दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, ऐसे तो चुंबकीय फ्लक्स की जो खोज की थी वो माइकल फेराडे ने की थी, लेकिन इनकी खोज के आधार पर इनको, उनका श्रेय के आधार पर इसका मात्रक नहीं दिया गया। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, लेकिन इसकी खोज किसने की थी, माइकल फेराडे ने। तो यहाँ माइकल फेराडे जी को निराश होना पड़ेगा, क्योंकि खोज तो उन्होंने की, लेकिन मात्रक क्या दे दिया गया, वेबर। तीसरा है स्वप्रेरण, इंग्लिश में बोलते हैं ऑटो इंडक्शन। क्या बोलते हैं, ऑटो इंडक्शन, स्वप्रेरण। इसकी वही कहानी है, चुंबकीय क्षेत्र की है, जो स्वप्रेरण की खोज की थी हेनरी ने, और तो इसका मात्रक भी क्या है, हेनरी। स्वप्रेरण का एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी बार, स्वप्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या, टेस्ला। क्यों, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, निकोला टेस्ला ने। वो कारण नहीं है क्योंकि उन्होंने उनकी खोज की थी तो उन्हीं का नाम पे टेस्ला रख दिया गया, उनको इसका
श्रेय दे दिया गया, इनाम दे दिया गया। चुंबकीय फ्लक्स खोज की थी माइकल फैराडे ने, लेकिन मात्रक क्या दे दिया गया, वेबर। स्वप्रेरण की खोज हेनरी साहब ने की थी और मात्रक भी क्या दे दिया गया, हेनरी। ओके, और आगे बढ़े और अच्छे मात्रक जाने। पांचवा है अन्य महत्वपूर्ण मात्रक, जो किसी संबंधित तो नहीं है लेकिन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे पहला है ध्वनि। आप शोर करते हैं, आप ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो उस ध्वनि को किस में मापा जाता है। ध्वनि आपने उत्पन्न कर ली तो उसको मापने का जो मापक है, उसको मात्रक है, उसको क्या बोलते हैं, उस मात्रक को बोलते हैं डेसिबल। उस मात्रक को बोलते हैं डेसिबल। ठीक है, डेसिबल का मतलब है कि आप जो ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं वो किस में नापी जा रही है, डेसिबल में। जैसे आपने उत्पन्न की 20 डेसिबल, 40 डेसिबल, जितना भी आप उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है गैलन। गैलन खुद एक मात्रक है। मैंने इसको इसके साथ क्यों लिखा, क्योंकि ये खुद एक मात्रक है और ये किसको मापने में काम आता है, आयतन। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास एक पानी, दूध, किसी भी चीज़ की जब बहुत ज़्यादा मात्रा हो, किसकी, लिक्विड की, तरल की, तो उसको मापने में किसका यूज़ करते हैं, गैलन का। ठीक है, ये आयतन को ये ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन साथ आ रहा है। आयतन को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, गैलन मात्रक का। ठीक है, आयतन के लिए लीटर का भी यूज करते हैं और किसका भी करते हैं, गैलन का भी करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट है आवृत्ति। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। ठीक है, ये तो लगभग सबको पता ही होगा, सबने पहले से पढ़ा होगा कि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। एक और है तरंग दैर्ध्य। इसका मात्रक भी वही है। तरंग दैर्ध्य का मतलब है कि कोई तरंग, जो तरंग जाती है ना, देखी होगी आपने, कैसे देखी होगी, तरंग तो आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन इसका फोटो तो देखा होगा ना, बिल्कुल ऐसी। ये जो तरंग जा रही है, तो ये जो जा रही है, तो ये जो दूरी है, इसको क्या बोलते हैं, लैम्बडा। लैम्बडा मीन्स तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, तो इसको तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की क्या है, हम इसमें क्या माप रहे हैं, दूरी नाप रहे हैं। तो तरंग दैर्ध्य किसको मापते हैं, तरंग दैर्ध्य को मीटर में, क्योंकि हम एक्चुअली क्या माप रहे हैं, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम कहाँ पर जाके तरंग रुकी उसके बीच की दूरी तो नाप रहे हैं, डिस्टेंस। और डिस्टेंस को किस में मापते हैं, मीटर में। तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या हो गया, मीटर। एक है लेंस की क्षमता। लास्ट है अपना लेंस की क्षमता। आप जो भी आंखों में स्पेक्स लगाते हैं, ऐनक लगाते हैं, उनमें जो लेंस लगे होते हैं उसकी कितनी क्षमता है, उसको मापने का भी एक मात्रक है। तो उसको मापने का जो मात्रक है उसको बोलते हैं डायप्टर। डायप्टर, ठीक है। इसका फॉर्मूला आगे काम आएगा, तो अगर याद रखना चाहो तो लिख लो कि लेंस की क्षमता बराबर 1 बटा फोकस दूरी। रेलवे के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये सवाल कि एक डायोप्टर बराबर क्या होता है। तो इसके बाद हम आगे करेंगे एक डायोप्टर बराबर। तो डायोप्टर का फॉर्मूला क्या है, डायोप्टर का फॉर्मूला मतलब लेंस की क्षमता का फॉर्मूला। डायोप्टर तो इसका मात्रक है, इसका सूत्र क्या है, 1 बटा फोकस दूरी। और फोकस दूरी भी किस में होती है, मीटर में, राइट। ठीक है, तो ये सारे हो गए अन्य महत्वपूर्ण मात्रक। ध्वनि का मात्रक डेसिबल। डेसिबल को जो लिखते हैं, जो मात्रक है, उसका जो प्रतीक है क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट, एक डी एक बी, स्मॉल डी और स्मॉल बी। दोनों ने पता नहीं, दोनों नाराज है, एक ने इधर मुंह किया, एक ने उधर। और कुछ आगे बढ़ेंगे तो क्या है कि कुछ अन्य मापन इकाइयाँ, कुछ अन्य मापन इकाइयाँ, ये मात्रक नहीं है। ये जो कोई भी अपन भौतिक राशि मापते हैं उसको एक व्यावसायिक तौर पर, एक बड़े पैमाने पर नापना हो
तो ये इकाइयाँ सारी काम आती है। कैसे आएगी? देखो, एक वायुमंडल, क्या लिखा है? दाब। दाब का मात्रक क्या है? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, दाब का मात्रक पास्कल। तो ये है वायुमंडलीय दाब, ओनली दाब नहीं है, क्या है? वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब को नापना हो तो कौन सी मापन इकाइयाँ काम में लेते हैं? तो इसका वायुमंडलीय दाब का क्या मात्रक होगा? अगर कोई बड़े पैमाने पर, जैसे हमारी बाहर की हवा का प्रेशर मापना हो, दाब मापना हो, तो क्या यूज लेंगे? वायुमंडलीय दाब। तो इसका मात्रक होता है, आप लिख सकते हैं बार, यहाँ पे लिख सकते हैं वायुमंडलीय दाब, उसको इंग्लिश में लिखते हैं ATM, एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। और इसको और अगर आप आगे जानना चाहें, क्योंकि हमें पता है दाब का मात्रक होता है पास्कल, लेकिन यहाँ है वायुमंडलीय दाब, तो एक बार, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब का मतलब एक बार का मान पास्कल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 10 की पावर 10 की घात 5 पास्कल, 10 की घात 5 पास्कल। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर 10 की घात 5 पास्कल। ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यूज की 1.035 ऐसी कुछ होती है, लेकिन सिर्फ कहीं भी याद रखने के लिए, एग्जाम में पूछे जाने के लिए, एक बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल, 10 की घात 5 पास्कल। दूसरा है हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर, हमने एक चीज पढ़ी थी, शक्ति। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था शक्ति, पावर, इसका मात्रक हमने लिखा था वाट, वही वाला वाट लगा देंगे, वही वाला वाट। ठीक है, इसका हमने पढ़ा था वाट। लेकिन इसको अगर बड़े पैमाने पर, औद्योगिक पैमाने पर, व्यावसायिक तौर पर अगर इसका मात्रक लिखना चाहें, किसी बड़े यंत्र की, किसी बड़े इंस्ट्रूमेंट की जो इंडस्ट्री में, उद्योग में काम आते हैं, उनकी अगर पावर नापनी हो तो उसको नापते हैं अश्वशक्ति में। अश्वशक्ति में, अश्वशक्ति, अश्व क्या होता है? घोड़ा, तो हॉर्स, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति किसको मापने की इकाई है? शक्ति का व्यावसायिक मात्रक। ये भी एग्जाम, ये सारे जो लिखे हैं ये सब एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 10 की घात 5 पास्कल, और वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार। ठीक है। एक हॉर्स पावर, हॉर्स पावर किसका मात्रक है? शक्ति का व्यावसायिक मात्रक। और इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे स्टार करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि हमने लिखा है ना, एक ATM बराबर 10 की घात 5 पास्कल। बड़ी इकाई किसके बराबर है? छोटी इकाइयों के 10 की घात 5 गुणनफल के। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, एक हॉर्स पावर वॉट की कुछ न कुछ तो समानुपाती होगी, किसी न किसी का तो बराबर होगी। तो एक हॉर्स पावर, मैं HP लिख रहा हूँ, एक हॉर्स पावर की किसके बराबर होती है? 746 वॉट। एक हॉर्स पावर कितने का वॉट लगाती है? 746, 746। इसको बिल्कुल याद रखिएगा आप, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, हॉर्स पावर शक्ति का व्यावसायिक मात्रक है, और एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, मतलब एक अश्वशक्ति, एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट है डायोप्टर। जस्ट पीछे पड़ा है, डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की। ठीक है, ये दोबारा आ गया, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, लेंस की क्षमता। और जो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष दूरी मापने का ही एक मात्रक है। ये भी दूरी नापने का यंत्र मात्रक है, लेकिन कौन सी दूरी?
अगर थोड़ी दूरी नापनी हो कि कोई व्यक्ति है, ए बिंदु स्टार्ट हुआ है 200 किलोमीटर दूर, बी बिंदु पर गया तो 200 किलोमीटर, ये बहुत छोटी दूरी के लिए यूज़ किया जाता है। मैं बहुत छोटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पृथ्वी से दूर कई हज़ारों किलोमीटर दूर बहुत सारे ग्रह हैं, सूर्य हैं, बहुत सारे और भी चंद्रमा उपग्रह हैं, तो उसको किलोमीटर में मापना संभव नहीं है। इसलिए जो बहुत लंबी दूरियां होती हैं, जो ग्रहों, उपग्रहों और सूर्य और अन्य ग्रहों के बीच की दूरियां होती हैं, वो किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में। अब जैसे ये था कि बड़े पैमाने पर प्रेशर ज्ञात करने के लिए, दाब ज्ञात करने के लिए वायुमंडलीय दाब मात्रक का यूज़ करते हैं। तो अब लंबी दूरियों को नापने के लिए एक मात्रक प्रकाश वर्ष का यूज़ करते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष मतलब जैसे कि पृथ्वी से बहुत दूर चंद्रमा है, तो चंद्रमा के बीच का जो डिस्टेंस, इसको प्रकाश वर्ष में नाप लिया। अब कितने प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होगा? जैसे हमने यहाँ लिखा है ना, 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर है। तो एक प्रकाश वर्ष कुछ न कुछ तो किलोमीटर के बराबर भी होगा, कुछ न कुछ नहीं, ये बहुत ज़्यादा होता है। आप खुद देख के हैरान होंगे, बहुत ज़्यादा। एक प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.45 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.45 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर। ओके, ये सारी इकाइयाँ हो गई। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार, हॉर्स पावर का किसका मात्रक है? शक्ति का व्यावसायिक मात्रक है। डायप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। और प्रकाश वर्ष दूरी मापने का मात्रक है, जो दूरियां बहुत लंबी होती हैं, जिनको किलोमीटर में मापना संभव नहीं है। आगे है 10 की घातों में सुविधा। 10 की घातों में सुविधा का मतलब है कि जब 1 के पीछे जब 0 की संख्या बहुत बढ़ जाती है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0 0 0 0, तो ये कितनी है, ये ज्ञात करने में ही आपको टाइम लगेगा। इसलिए सुविधा का मतलब है कि जितने 0 हैं वो गिन के 10 की घात पे ऊपर लगा दो, तो उसको नापने में, उसको बोलने में, उसको ज्ञात करने में सुविधा होगी। तो 2 प्रकार की हैं, एक तो बहुत छोटे हैं और एक बहुत बड़े। बड़े का मतलब है कि 1 के पीछे बहुत सारे 0 हैं। जैसे अगर 1 के पीछे 9 0 लगा दें, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक 1 वर्ड में लिखा है कि 10 की घात 9। और जैसे बहुत पॉइंटों में संख्या है, 0.0000, फिर 1 है, इसके बाद जैसे यहाँ पे कोई 10 0 लगातार है, फिर 9 4 5 ऐसे हैं, तो वो बहुत छोटे मान की राशि है। ओके, अब जैसे देखो हम लिखते हैं 0.1, तो ये क्या है? 10 की घात -1 का मतलब क्या है? 0.1। 1 का मतलब है कि ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे एक 0 लगाना पड़ेगा, 1/10, और इसको ही बराबर कर क्या लिखा? 0.1। तो ये 0.1 को इस तरह से क्या लिखा? डेसी। अगर दशमलव के बाद 2 0 हैं तो क्या लिखेंगे? सेंटी। क्या लिखेंगे? सेंटी। और 10 के बाद अगर दशमलव के बाद अगर 3 0 हैं तो क्या लिखेंगे? मिली। और अगर दशमलव के बाद 6 0 हैं तो क्या लिखेंगे? माइक्रो। और अगर 9 तो नैनो, 12 है तो पिको, 15 है तो फेमटो, 18 है तो एटो। ठीक है, ये बहुत छोटे मान की राशि हैं कि दशमलव में बहुत ज़्यादा संख्या आ रही जिसको आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसको सुविधाजनक बनाने के लिए हमने ये तरीका इस्तेमाल किया है कि 10 की घात -1 डेसी, -2 सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पिको, -15 फेमटो और -18 एटो। अब संख्या है कि 1 के पीछे बहुत सारे 0 हैं जिसको हम आसानी से गिन नहीं पा रहे हैं, गिनने में टाइम लगा है, तो उसकी सुविधा के लिए हमने क्या किया? अगर 10 के बाद 1 के बाद 1 0 है तो डेका, 2 0 है तो हेक्टा, 3 0 है तो किलो, 4 0 है तो मेगा, 9 0 है तो गीगा,
12 जीरो है तो टेरा, 15 है तो पेटा और 18 है तो एक्सा। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो बहुत छोटे मान की राशि के लिए है और ये बहुत बड़े मान की राशि के लिए है। समझ ही गए होंगे बहुत छोटे मान की राशि का क्या मतलब है कि दशमलव के बाद अगर ऐसी बहुत सारी संख्या आ जाए, जैसे आपके सामने ये संख्या लिखी है, अगर अब इसको बोलने में भी आपको दिक्कत आ रही है कि पहले तो आप गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, छठे नंबर पर 1 है, इससे पहले 5 जीरो हैं तो बोलेंगे 0.0001। लेकिन अगर इसको ही सिंपल वर्डिंग में ऐसे लिख दिया जाए सीधे बोल सकते हैं आप, जैसे इसका जो भी मान होगा कि 10 की घात -5, 10 की घात -6, 10 की घात -9 जो भी होगा तो सीधे बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक माइक्रो है, एक नैनो है, एक पिको है। तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, ये समझ गए। और आगे बढ़े, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक राशियाँ क्या है, उनके मात्रकों के प्रकार, फिर हमने मूल मात्रक पढ़े, फिर हमने व्युत्पन्न मात्रक पढ़े, फिर व्युत्पन्न मात्रक का एक एक करके जिससे भी गति से संबंधित, बल से संबंधित, विद्युत धारा से संबंधित थे, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित थे और कुछ अन्य भी थे जो किसी संबंधित नहीं थे लेकिन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। अब है मापक यंत्र। भौतिक राशियों को मापने के लिए जो मात्रक हैं वो हमने पढ़ लिए, लेकिन उनको किस यंत्र से कैसे मापा जाता है इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन उसी का है, मापक यंत्रों का ही क्वेश्चन है। इसको हम अलग से पढ़ सकते हैं लेकिन अगर एक क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़े तो शायद ज़्यादा याद रहेगा। निम्न को सुमेलित करें। क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित करें। दो ग्रुप आपके पास हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को ग्रुप बी से आपको मिलाना है, मिलान करना है। ए पर दिया है भूकंप की तीव्रता, तो भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र क्या होता है? तो उस समूह बी में से आपको ढूंढकर मिलाना है। भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। लाइन सीधी कर देते हैं। सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता को मापने का जो यंत्र है वो क्या है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ आपने अगर नहीं देखा हो सिस्मोग्राफ तो ये वाला सिस्मोग्राफ, ये वाला सिस्मोग्राफ, जब भी भूकंप आता है तो ये जो 3 पत्तियां हैं ये हिलती है और एक जब भी भूकंप आता है तो ये पत्तियां ऐसे ऐसे हिलती हैं और फिर एक ग्राफ का फॉर्मेशन करते हैं, ग्राफ बनाती हैं जिसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। ठीक है, और तो वो भूकंप की तीव्रता को मापता है। दूसरा है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को जो जिस यंत्र की सहायता से, जिस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैरोमीटर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र बैरोमीटर। ये भी आपको देखना हो तो ये वाला, ये जो नली है इसमें गैस आ रही है, इसमें गैस में प्रेशर होता है, इस नली में गैस आ रही है, तो इस नली में जो गैस है उसका प्रेशर मापने के लिए ये जो यंत्र लगाया गया ये क्या है? बैरोमीटर। देखना हो तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि ये जो नली इसमें गैस है इसका प्रेशर नापने के लिए यहाँ पे एक बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है। थर्ड है विद्युत धारा। विद्युत धारा को मापने का यंत्र अमीटर। ठीक है, अमीटर वो भी आपको खुद देख लो, ये है एमीटर, ये वाला जिसके अंदर ए लिखा है ना ये एमीटर है और जिसके अंदर वी लिखा है ये वोल्ट मीटर है। और ये जिसके अंदर ए लिखा है ये अमीटर है। अमीटर बोल सकते हैं आप इसको, एमीटर बोल सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में जो इसकी स्पेलिंग होती है वो ए से ही स्टार्ट होती है। ओके, विद्युत धारा का जो मापक यंत्र हो गया वो एमीटर। चौथा है तरल पदार्थ का घनत्व। तरल पदार्थ का घनत्व ये मापने के लिए यूज करते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रो का मतलब क्या हो गया? जल। ठीक है, और जल भी क्या है? एक तरल। तरल पदार्थ घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। और ई है तापमान मापने में। ये तो सबको पता है, तापमान किसकी सहायता से मापते हैं?
ये तो मेरे करने से पहले भी आपने कर दिया होगा कि तापमान मापने में थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। थर्मामीटर की काफ़ी सारी वैरायटीज़ मार्केट में उपलब्ध हैं। पहले किस तरीके के आते थे, मॉडिफाई हो के किस तरीके। ये वाला तो आपने थर्मामीटर कोरोना काल में बहुत सारा देखा होगा, हर जगह जहाँ भी जाते थे सर पे बंदूक की तरह तान देते थे, ये वाला और ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये सारे अलग अलग ग्रुप है थर्मामीटर के, देख लीजिए। कोई थर्मामीटर आपके मुंह में रखकर टेम्परेचर मापता है, किसी थर्मामीटर को आपके बगल में रखा जाता है। और लास्ट है विद्युत विभवांतर, और विद्युत विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर देख लिया आप सबने। वोल्ट मीटर ये वाला जिसके अंदर V लिखा है ये वोल्टेज मापता है, और जिसके अंदर A लिखा है ये विद्युत धारा मापता है। ये बैरोमीटर है, ये थर्मामीटर है, और ये भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ है। ये वाला हो गया, सारी मिलान हो गई। आगे बढ़े, कुछ और यंत्र भी हैं, कुछ और यंत्र भी हैं, उसको भी अपन मिलाना है। जैसे वो का वो शैम क्वेश्चन है, निम्न को सही सम्मिलित करें। दो ग्रुप है आपके पास, एक हृदय की एक समूह है, समूह बी। पहला आपने लिखा हृदय की ध्वनि सुनना। जब आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो कानों में डालकर वो आपके हार्ट बीट को मापता है कि आपकी हार्ट बीट सही प्रॉपर चल रही है या नहीं। उसी से अगर वो प्रॉपर चल रही है तो उसके बाद आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले जो हृदय की ध्वनि सुनना, हृदय की ध्वनि सुनना, अब आप पहचान तो गए होंगे ये कि वो यही वाला है, देखकर ही पहचान गए कि वो यही वाला है। लेकिन इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है स्टेथोस्कोप। तो हृदय की ध्वनि को किससे मापते हैं? स्टेथोस्कोप से। दूसरा है वायुयानों व नावों की गति। वायुयानों व नावों की गति, दो चीज़ें, एक तो वायुयान और नावों की गति, और एक किसी वाहन की गति पृथ्वी पर, सड़क पर। दोनों अलग अलग यंत्रों से मापे जाते हैं। वायुयानों व नावों की गति को मापने के लिए टेकोमीटर का यूज़ करते हैं, टेकोमीटर। और वाहनों की चाल मापने के लिए ओडोमीटर। ये वाला आपके बाइक, कार सब में लगभग ये तो सबने देखा ही होगा, इससे कोई अनजान है नहीं। तो ये जो ये दिखा रहा है, ये वाला, ये जो रेड था तो मैं इसको रेड ही बना देता हूँ। ये जो रेड वाली बत्ती दिखा रही थी ये क्या है? ये स्पीडोमीटर है। ये स्पीड बताती है कि हमारे कार बाइक की स्पीड कितनी है, वो कितनी चाल से गतिमान है। और एक जो ये वाला है, दोनों रेड हो गए, एक जो ये वाला है जो अंदर किलोमीटर बताता है, इसको भी आप जान लें कि ये है ओडोमीटर। ओडोमीटर ये बताता है वाहनों द्वारा तय की गई दूरी। क्या बताता है? वाहनों द्वारा तय की गई दूरी। हम नई नई बाइक लेते तो वो पूरा जो ये वाला है वो 0,0,0,0 से भरा होता है, लेकिन हम जैसे जैसे हम बाइक चलाते हैं ये यहाँ से परिवर्तित होता जाता है। कुछ चालाक भी होते हैं जो ये कंपनी में जाकर बंद करवा देते हैं, जिसकी वजह से ये रुक जाता है। तो मुझे पहले पता नहीं था, मैंने भी जब पूछा तो पता चला कि ये इसलिए रुकवाते हैं ताकि कोई बाइक बेचे तो उनको पता ना चले कि बाइक कितनी चलाई है, कितनी हमने बाइक को तोड़ा फोड़ा है। ठीक है। उसके बाद चौथा है वायु में आर्द्रता की मात्रा। आर्द्रता, वायु में आर्द्रता, हम अपने वातावरण में हमें आर्द्रता फील ही नहीं होती, लेकिन आर्द्रता होती। आर्द्रता का मतलब क्या है? कि वायुमंडल में पानी की उपस्थिति, पानी की छोटी छोटी बूंदों की उपस्थिति, जल की उपस्थिति। तो वायु में कितनी जल की मात्रा है, कितना प्रतिशत जल है, कितनी मात्रा है, उसको मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? हाइग्रोमीटर का। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं? हाइग्रोमीटर का। और पांचवा है प्रकाश की तीव्रता। सूर्य से जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है वो कितनी तीव्रता से आता है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी तीव्रता क्या है, ये मापने के लिए यूज़ करते हैं लक्स मीटर। देखिए ये यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है, ये किसने हाथ में भी एक रिमोट टाइप लिया हुआ है और दूसरे हाथ में कुछ ऐसा लिया हुआ है। तो इसके अंदर जो ये वाला लिया है, इसके अंदर प्रकाश की किरणें गिरती हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रकाश की किरणें गिरती हैं। और ये जो रिमोट हाथ में लिया हुआ है, इसमें तीव्रता को मेज़र, तीव्रता को मापन किया जाता है, तीव्रता को मापित किया जाता है कि प्रकाश की तीव्रता, जब ये प्रकाश की किरण इस यंत्र में गिरेगी, इस यंत्र से आर पार होगी, तब
इस यंत्र में प्रकाश की तीव्रता बताएगा। ठीक है, तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्स मीटर, दिख भी रहा है ना लक्स साबुन की तरह, लक्स मीटर। ठीक है ना, अरे वो लक्स साबुन नहीं है, वो यंत्र है, वो यहाँ पे यंत्र का नाम भी है लक्स मीटर। तो ऐसे ही, ठीक है। और लास्ट है समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है। जब भी कोई जहाज समुद्र में चलती है तो वो कितनी ऊंचाई पर चल रही है, कितनी गहराई पर समुद्र है, समुद्र का तल क्या है, वो मापने के लिए एक यंत्र है फेदोमीटर, जिसका यूज़ समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये सारे हो गए। निम्न को सही सम्मिलित करें। सारे यंत्रों के हमने पढ़ लिए। जो मोस्ट है इसमें, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। प्रकाश की तीव्रता, ये भी 1-2 बार पूछा गया है। और ये तो नॉर्मल ही है। वाहनों की चाल और वाहनों द्वारा तय की गई दूरी, दोनों अक्सर पूछते हैं। स्पीडोमीटर और नंबर 2 ओडोमीटर। ठीक है, और समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर। आगे और बढ़ते हैं। अब हमने मात्रक पढ़ ली, भौतिक राशियां पढ़ ली, बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। मात्रक, भौतिक राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, और उसके बाद कुछ मापक यंत्र भी हमने पढ़े। तो कुछ उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न में से किन भौतिक राशियों, किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। यहाँ पर कुछ भौतिक राशियाँ दी गई है, इनकी इकाई कौन से ऑप्शन में, जो देखिए हर में 2-2 दिए हैं, तो बोल रहा है कि किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। एक समान जानने के लिए पहले तो हमें सबका जो मात्रक है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए में देखिए कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल, और ऊर्जा का मात्रक हमने पढ़ा था। कार्य और ऊर्जा एक ही लाइन में लिखे थे। कार्य का मात्रक जूल, तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या है, जूल है। ठीक है, तो हमें ये पहले ही पता चल गया है कि कार्य और ऊर्जा, जो ए ऑप्शन में जो कार्य ऊर्जा दिया है, उनकी भौतिक इकाई एक समान है। आंसर तो ये हो गया, लेकिन बाकी की भी इकाई जान लेते ताकि एक बार याद हो जाए। कार्य की इकाई मतलब मात्रक क्या है, जूल, और बल का न्यूटन, वेग का मीटर प्रति सेकंड, एम का मतलब मीटर, एस का मतलब सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन, और दाब का मात्रक हमने 2-3 बार दाब नाम लिया। पहले भी हम दाब को काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। क्या मात्रक है, पास्कल। ठीक है, कार्य ऊर्जा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। कार्य व ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या है, जूल, दोनों का मात्रक एक समान है। बल का मात्रक और दाब का मात्रक एक समान नहीं है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन है, दाब का मात्रक पास्कल है। बी में जो कार्य और बल दिए इनका मात्रक भी एक समान नहीं है। कार्य का मात्रक जूल है, बल का मात्रक न्यूटन है। डी में जो बल और वेग दिए हैं ये भी एक समान नहीं है, बल का मात्रक न्यूटन है और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी इकाई न्यूटन है। हमने पढ़ लिया है न्यूटन, अभी हमने बहुत बार बोला है, तो किसकी इकाई है, न्यूटन, बल की। लेकिन अब ऑप्शन में से ढूंढना है कि निम्न में से किसकी इकाई न्यूटन है, क्योंकि सब में 2-2 दिए हैं। इसका मतलब है कि इन किसी एक ऑप्शन में दोनों की इकाई न्यूटन है। तो भार की इकाई, मैंने आपको कहा था कि भार, हम जब भार नापते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो भार नापने के लिए किलोग्राम का यूज़ करते हैं। हम बोलते हैं कि मैं 50 किलो, मैं 60 किलो। लेकिन मैंने बोला था कि भौतिक विज्ञान में जो भार का मात्रक है वो न्यूटन है। भौतिक विज्ञान में भार का मात्रक क्या यूज़ करते हैं, न्यूटन। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें तो होगा नहीं, यह आंसर तो कट गया। दूसरा है भार व बल। भार का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक भी न्यूटन। आंसर तो आ गया है, लेकिन और जान लेते हैं। इस भार का मात्रक न्यूटन,
द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। डी है इसमें भार का मात्रक, इसका मतलब सब में भार है, हर ऑप्शन में भार दिया है, तो बहुत इजी हो गया। भार का मात्रक न्यूटन और संवेग का मात्रक हमने निकाला था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ना इसमें सेम है, न इसमें दोनों का न्यूटन है, न इसमें दोनों का न्यूटन है। न्यूटन किसमें है दोनों का? भार व बल। इस भार व बल दोनों में दोनों का मात्रक न्यूटन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। किसकी इकाई न्यूटन है? तो भार व बल दोनों की इकाई क्या है? न्यूटन। पांचवा सवाल है, पांचवा क्वेश्चन है कि एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आपके सामने लाया हूँ कि एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। यहाँ पे कुछ इकाइयाँ दी हुई है, तो किसके बराबर होता है? तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। किसका फॉर्मूला? पहले तो ये पता कीजिए कि डायोप्टर मात्रक किसका है। किसका मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक। फॉर्मूला क्या होता है लेंस की क्षमता का? 1/, फोकस दूरी, दूरी है तो किस में नापेंगे? मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं नापेंगे। ठीक है, इसके लिए शर्त है कि फोकस दूरी किस में मापी जाएगी? मीटर में मापी जाएगी। तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या हो गया? 1/, फोकस दूरी, और 1/, फोकस दूरी मतलब 1 का 1। फोकस दूरी किस में मापेंगे? मीटर में। तो हमारे सामने ये निकल के आया है 1/मीटर। ठीक है, अब इस रूप में तो ऊपर में से किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको और सरल करेंगे। और सरल करने के लिए क्या करेंगे? इस मीटर को ऊपर ले जाएंगे, तो नीचे मीटर की घात 1 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1, और ये 1। इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, क्योंकि हमारा आंसर है, आंसर को ठीक से लिखना ही पड़ेगा। क्या हुआ? हम मीटर को ऊपर ले गए, क्या हुआ? 1 मीटर इनवर्स। ये समझ आया? डायोप्टर किसका मात्रक है? लेंस की क्षमता का। हमने पहले पढ़ा था कि लेंस की क्षमता का फॉर्मूला 1/, फोकस दूरी। फोकस दूरी में किस में मापी जाएगी? मीटर में, इसलिए मैंने क्या लिखा? m। तो फोकस दूरी की जगह क्या लिखा? m, क्योंकि फोकस दूरी मीटर में मापते हैं। 1/m मीटर, 1/मीटर। और इस मीटर को ऊपर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में कोई भी आंसर इस रूप में नहीं दिया है, तो इस मीटर को ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा। और इस मीटर को जब ऊपर लेके जाएंगे तब यहाँ पे जो घात है वो +1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब +1 की घात है। ऊपर जाएगा तो वो घात पलट जाएगी, +1 की जगह क्या हो जाएगी? -1। तो 1 मीटर इनवर्स किस ऑप्शन में ये है? 1 मिलीमीटर इनवर्स। कट गया आंसर, ये नहीं होगा। 1 मीटर इनवर्स आ गया, 1 मीटर इनवर्स, तो ये आंसर राइट हो गया। 1 डेसीमीटर इनवर्स, 1 सेंटीमीटर इनवर्स, ये दोनों ही रॉन्ग है, ये दोनों ही गलत हैं। तो कौन सा आंसर हुआ? एक डायोप्टर किसके बराबर हुआ? 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? हम पहले पढ़ चुके हैं 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। 1 हॉर्स पावर, जब हमने हॉर्स पावर पढ़ा था, स्वशक्ति पढ़ा था कि ये ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, तो हमने ये भी पढ़ा था कि 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर कितने वॉट का झटका लगाता है? 746। तो 772 गलत आंसर, गलत ऑप्शन, क्योंकि 800 लिखा है, 746 ये आया हमारा उत्तर, और ये भी गलत। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, 746 वॉट। क्या आंसर होगा हमारा? सी ऑप्शन। ठीक है, ओके।
तो ये आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने भौतिकी के बारे में स्टडी की, भौतिक विज्ञान क्या है, कि हमारे आसपास की जितनी भी सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं उनकी स्टडी, हम उसका अध्ययन कुछ सिद्धांतों और कुछ नियमों के माध्यम से करते हैं, उनको भौतिक विज्ञान कहते हैं। और उस सारे नियमों को, सारे सिद्धांतों को समझने के लिए कुछ पद की आवश्यकता होती है, कुछ एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, कुछ पदों की आवश्यकता होती है, जिसको हम बोलते हैं भौतिक राशि। और उन भौतिक राशियों को मापने के लिए, जैसे आप सुबह उठे, दूध वाला अंकल आपको दूध देने आया और आप दूध लेने गए, तो आप क्या बोला आप उनको क्या बोलते हैं कि हमें 2 लीटर दूध चाहिए, 2 लीटर दूध चाहिए। अगर आप सिर्फ ये बोलें कि मुझे 2 चाहिए, 2 क्या मिलीलीटर, तो वो आपको सिर्फ इतू सा देगा। ठीक है, तो हमारे चारों ओर जितनी भी सारी घटनाएं घटती हैं वो सारी भौतिक विज्ञान में हैं। उनके लिए भौतिक राशियों की आवश्यकता होती हैं, भौतिक राशियों के मापन के लिए मात्रक की आवश्यकता होती हैं। और मात्रक हमने सारे पढ़े, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और सबसे संबंधित, गति से संबंधित, बल से संबंधित सारे मात्रकों की स्टडी हमने की। उसके बाद वो मात्रक किस यंत्र द्वारा मापे गए हैं, किस यंत्र की सहायता से वो मान निकाला है उसका, वो भी हमने स्टडी की। उसके बाद कुछ क्वेश्चन थे वो भी किए इसी से रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे में, एसएससी जीडी में, सारे में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इसके बारे में अच्छी पढ़ाई कीजिए और वापस ये का एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगले वाला लेक्चर होगा उसमें ये सारे काम आएंगे। उससे आगे हम बढ़ेंगे। इसके अगले लेक्चर में कार्य, शक्ति, ऊर्जा, यांत्रिकी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।